दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिसका चार्ज केवल 150 है, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसे स्टार्ट करने वाले हैं। डेली मैं आपको 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसका सोल्यूशन भी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे ताकि आप लोगों के पूरे पूरे मार्क्स पक्के हो जाएं। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका है मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका परिभाषा तो पूछा ही जाता है, साथ में ही इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये टॉपिक जो आपका होता है इसे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग मोलरता की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपका कैपिटल एम लिखा है इसे भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो मोलरता होती है उसे हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे आप लोग लिख देंगे तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स बहुत ही आसानी से मिलेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आपको लिखना क्या है इसमें, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है उस ताप पर उस बिलियन की मोलरता कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग उसकी परिभाषा को बता सकते हैं। और उदाहरण लिखना चाहें तो आप लोग इस प्रकार से उदाहरण भी लिख सकते हैं कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। ठीक, आप लोग इसकी जगह पर 0.5, 0.6, 0.4 इस प्रकार से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और उसका अगर तात्पर्य की बात करें तो हम लोग बता सकते हैं कि जो विलेय के जो मोल होते हैं उसे 1 लीटर बिलियन में घोला गया, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो आपका जो होगा विलेय का मोल होगा और किस में घोला जाएगा, आपका 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो इतना आप लोग लिखेंगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका होता है मोलरता को उदाहरण सही समझाइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ऐसे ही आपके 4 या 5 वीडियो आएंगे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड। और उसके बाद में फिर जितने भी आपके क्लास 12 केमिस्ट्री की बुक में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार कर सकें। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि जो फैराडे का विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग को बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया, 2018 में आया, 2020 में भी आया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बता सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। इस नियम के अनुसार, यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त, यानी कह सकते हैं मुक्त हो या फिर एकत्रित हो पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है बिलियन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा या फिर हम लोग कह सकते हैं कुल आवेश के समानुपाती होती है। तो किस प्रकार से आप लोग बताएंगे कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कह सकते हैं कुल आवेश के समानुपाती होती है। तो सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलें और साथ ही में से दोहराते हुए चलें ताकि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद होते जाएं, तभी आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2014 और 2012 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर भी अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर है इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ।
ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से मैं समझा सकूं। तो ये जो परासरण होता है, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना था इसमें इसमें हम लोग को सबसे पहले लिखना था कि परासरण क्या होता है, यानी कि परासरण के बारे में हमको जानकारी देनी थी। और उसके बाद फिर हम लोग को लिखना था कि परासरण दाब के लिए व्यंजक क्या होता है, उसे हम लोग को लिखना था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, परासरण के बारे में लिखेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से हो करके किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह जो होता है उसे ही हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक, ये आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब उसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि परासरण दाब का व्यंजक लिखिए, तो आप लोग व्यंजक इस प्रकार से बता सकते हैं कि पीबी बराबर एन आर टी होता है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पी बराबर एन अपॉन बी आर टी होता है, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पी बराबर CRT होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। जहां पर अगर आपको पता है तो आप लोग जानते होंगे कि जो P होता है वो आपका परासरण दाब होता है, R जो आपका होता है वो आपका होता है गैस स्थिरांक होता है, वहीं पर T की बात करें तो T आपका परमताप होता है, और B आपका जो होता है विलयन का आयतन होता है, और जो आपका N होता है विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन होता है कि परासरण क्या है और परासरण दाब का व्यंजक लिखिए, वो आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी पर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना। ठीक, 2014, 17 और 19 में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर क्या होता है, उत्तर देख लीजिए आप लोग। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या फिर हम लोग केवल चालकता कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं इसका डेफिनेशन कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के की जैसा ये होता है, लेकिन इसे हम लोग कप्पा कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला जो होता है कप्पा बराबर 1/रो होता है। रो क्या होता है, रो जो आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक, और जो आपका कप्पा होता है, कप्पा आपका होता है विशिष्ट चालकता। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है अगला कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक के लिए आप लोग बता सकते हैं कि विशिष्ट चालकता की मात्रक जो आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आप लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि या साइमन, ये जो आपका एस होता है इसे हम लोग साइमन कहते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से आप लोग इसका मात्रक भी बता सकते हैं। ठीक, तो जो 4 क्वेश्चन थे पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, और इस प्रकार से आप लोग उसके कह सकते हैं सूत्र लिखेंगे, और इस प्रकार से आप लोग उसका मात्रक लिखेंगे, और पूरे पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो 4 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। 2014 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत लेपन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विद्युत लेपन होता है इसका तात्पर्य यही होता है, जैसे कि मान लीजिए लोहा होता है तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है, जिसकी वजह से वो खराब होने लगता है। तो उसे जंग लगने से बचाने के लिए कह सकते हैं कि उसे खराब होने से बचाने के लिए उस पर विद्युत लेपन किया जाता है, जिसके क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो लोहा होता है उस पर जंग नहीं लगती है। ठीक, तो उसको हम लोग किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे अगर विद्युत लेपन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका कम सक्रिय धातु होती है उसको हम लोग अधिक सक्रिय धातु के ऊपर उसकी कलई को चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर संक्षारण नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण प्रक्रिया को इस विद्युत लेपन के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ पर यही चीज लिखी गई है कि जो आपका अवांछनीय जो संक्षारण होता है उस क्रिया को हम लोग विद्युत लेपन द्वारा रोका जा सकता है। और उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि जो आपका जिंक होता है या फिर टिन होता है इसकी सक्रियता जो होती है वो लोहे से कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। तो आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे कराऊंगा सभी क्वेश्चन को आपको डेली बेसिस पे ही तैयार कर लेना है, अगले दिन के लिए उसे नहीं छोड़ना है। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2012 और 2017 में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें किसी क्षण अभिकारक का जो आणविक सांद्रण है वो C हो जाए
तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt जो आपका होगा वो सांद्रण c के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसके माध्यम से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात dx/dt जो होता है वो अनुक्रमानुपाती c होता है। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx/dt जो होता है बराबर kc होता है। यानी कि जब आप लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं, जो आपका स्मॉल k होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं dx/dt बराबर kc हो जाता है। ठीक, तो जहाँ पर आप लोग आगे क्या लिखेंगे, जहाँ जो आपका k होता है, k एक स्थिरांक है जिसे हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। तो अगर हम लोग c का मान 1 कर दें तो आपका dx/dt जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, k के बराबर हो जाना है, कि वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग वेग स्थिरांक का आंसर लिख सकते हैं। 2012 और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस साल भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका होता है द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होता है। हम लोग को बताना है कि जो आपका द्रव स्नेही साल होता है वो आपका द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होता है। 2012 और 2017 में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका द्रव स्नेही साल होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है वो द्रव विरोधी साल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो आपका द्रव स्नेही साल होता है द्रव विरोधी साल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर है और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो इसे आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब हम लोग उसे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका है कि पेप्टीकरण की क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2012 और 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पेप्टीकरण का एक हेडिंग बनाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो पेप्टीकरण की विधि होती है वो स्कंदन के विपरीत होती है। इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पेप्टीकरण की विधि होती है वो स्कंदन के विपरीत होती है और उसमें जो ताज़ा बना हुआ अवक्षेप होता है जब उसे किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ हिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे कि आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया कि ताजे अवक्षेप में जब फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का आपका जो आपका FeOH का होल ट्राइस का कोलाइडी विलयन बनता है, इसे हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, का विलयन कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग पेप्टीकरण के बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं और इतना ही आपको लिखना है। अति लघु उत्तरीय अगर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इतना लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 2012 और 2018 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला यानी कि 9 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होता है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। 2010 और 2015 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो भी अधिक होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो इसे भी आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो अगला यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपका है जिंक तथा तांबे में किसी एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है ये हमको बताना है। 2015 और 2016 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा जो होता है वो कम अपचायक है। इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि जिंक जो है अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, परंतु तांबा जो होता है वो उसको कह सकते हैं विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं। आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसे आज ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से 10 और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में ये वीडियो आएगी, तो उसे भी आप लोग अच्छा प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।